नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। सुलगते मुद्दे में आज हम बात करेंगे राजनीति की, जहां यूपी की सियासत में एक बैठक ने तूफान मचा दिया है। ब्राह्मण विधायकों की वो बंद कमरे की मीटिंग जो शुरू हुई थी लिट्टी चोखा और सहभोज से, लेकिन अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को इतना नाराज कर गई कि उन्होंने सख्त चेतावनी दे डाली। दोबारा ऐसी बैठक हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, कड़ी कार्रवाई होगी। 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर विधायक पीएन पाठक के घर पर करीब 50 ब्राह्मण विधायकों का जमावड़ा लगा। चर्चा समाज की उपेक्षा की, पार्टी में भेदभाव की और देखते ही देखते हाईकमान तक बात पहुंच गई। पंकज चौधरी ने एक एक विधायक की क्लास लगाई। कहा, जाति के नाम पर ऐसी गतिविधियां बीजेपी के सिद्धांतों के खिलाफ है। विपक्ष तो मौके की ताक में थी। शिवपाल यादव का ऑफर, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आए, पूरा सम्मान मिलेगा। अखिलेश यादव ने तंज कसा, कांग्रेस ने हमला बोला। क्या ये ठाकुरों की बैठक के बाद ब्राह्मणों की बारी है या 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी में जाति खेमेबाजी का नया अध्याय? तो सवाल यह है कि क्या पंकज चौधरी की नाराजगी से ये बवाल शांत हो जाएगा या यूपी बीजेपी में अंदरूनी दरार और गहरी हो जाएगी? आज इसी सुलगते मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, और बीजेपी से जुड़ेंगे हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी जी। नितेंद्र जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जो बीजेपी के अंदर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, उसके बाद सपा की तरफ से ऑफर आने लगे हैं विधायकों के लिए, तो अचानक ब्राह्मण के प्रति समाजवादी पार्टी के तरफ से ये रवैया कैसे बदल गया? जी धन्यवाद सत्येंद्र जी। देखिए, एक बात तो ये सर्वविदित है जी कि समाजवादी पार्टी का रवैया कभी अचानक किसी समाज के प्रति नहीं बदलता है। हम परमानेंट एक विचार, एक सिद्धांत के साथ काम करने वाले लोग। और आप आज बात कर रहे हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में इतना बड़ा स्मारक पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बना करके खड़ा किया। हमारे मौजूदा जो विधानसभा के नेता विरोधी दल हैं, वो माता प्रसाद पांडे हैं जी। हमने अयोध्या सदर सीट से हम पवन पांडे को चुनाव लड़ाते हैं, जीतने पर उनको मंत्री बनाते हैं। एक वो भाग गए पवन पांडे जी। कानपुर में हमारे विधायक वाजपेयी, अरे भाई तू लेख लंबी फहरिस्त है, कितनी कितनी टिकटें कानपुर महानगर की और देहात मिला के 14 विधानसभाओं हम 3-3 ब्राह्मणों को टिकट देते हैं, 2-2 विधायक होके आ जाते हैं। 3 जिला अध्यक्ष हमारे नगर ग्रामीण देहात में मिला करके 1 ब्राह्मण जिला अध्यक्ष होता है। ये कह देना कि हमारा नजरिया अचानक बदल गया, ये सरासर अन्याय होगा समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ, रही बात भारतीय जनता पार्टी और उनके ब्राह्मण विधायकों की बैठक, देखिए राजनीति कहने को तो कहते हैं वो संत है, तो राजनीति तो संत ही नहीं होती है। राजनीति जो करने आते हैं समाज सेवा का काम करने का माध्यम तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण है वो लंबे समय से ये उपेक्षा महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का जिस तरीके से कही जाती है कि ब्राह्मण बनिया पार्टी, लेकिन लगातार 4-5 मुख्यमंत्री हो गए, कभी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जी। तो ये अंदर कहीं ना कहीं एक ज्वाला सुलग रही है। समाजवादी पार्टी ने तो, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत हो तो योगी आदित्यनाथ को परशुराम की प्रतिमा भेंट करके दिखा दे, हर साल बैठ करके दिखा दे। वहां सख्त हिदायत है, परशुराम जी से इतनी नफरत है। अरे एक ने तो अभी तक कह दिया कि वो लोहार थे, कुल्हाड़ी लेके घूम रहे थे। कोई कह देगा कि वो परशुराम जी तो लकड़हारा थे, जंगल में लकड़ियां काटते घूमते थे फटका कुल्हाड़ी लेकर के। तो इस तरीके से जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है भगवान परशुराम को लेकर के, तो ऐसे तो तमाम सारी चीज, तो कहीं ना कहीं ये चीजें पनपी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उसको लेकर के एक बैठक बुलाई गई ब्राह्मण विधायकों की कि इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो मदर संगठन कहा जाता है आरएसएस, उसके प्रमुख कह रहा हूं कि परशुराम तो एक लोहार है, लकड़हारे हैं, लकड़ी फरसाओं कुल्हाड़ी लिए घुमा करते थे, जंगल में लकड़ियां काटा करते थे। तो ये कहीं ना कहीं खुल करके तो बोल नहीं पाए, लेकिन उनके मन में कुंठा थी, इसको लेकर के उन लोगों ने मीटिंग की। और ये सच है कि समाजवादी पार्टी आप लोग बीजेपी पे ठाकुरवाद का भी जी
आप लोग बीजेपी पे ठाकुरवाद का भी आरोप लगाते हैं, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है। लेकिन ब्राह्मण की हित की बात आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, करीब 1 साल का समय बचा है। ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जब मौका मिला और अब शिवपाल यादव जी मौके पर चौका मारते नजर आए और अब ब्राह्मण को अपने गोले में खींचते हुए नजर आ रहे हैं और सम्मान की बात कर रहे हैं। शर्मा जी देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी एक ही बात शुरू से कहती आई है और आज भी हम अपनी बात में, जिसकी जितनी इससे उसकी उतनी भागीदारी जी, ये हमारा सेट समाज के सभी बात लेकर के चलने का। उत्तर प्रदेश में जो वर्ग संख्या में है, समाजवादी पार्टी उसकी अपनी पार्टी में उसी अनुपात में भागीदारी कराएगी, शासन में भी और प्रशासन में भी। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर जरा देख लीजिए कि उसमें पीडीए है, उसमें ब्राह्मण आप पर है, उसमें बनिया का आप पर है, तो पाएंगे कि 50% भागीदारी सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रजाति लोगों की है और 50% में बाकी सब है। तो ये जो हमारी दिखाई पड़ रही है चीजें, इस पर कहीं ना कहीं तो लोगों के मन में कुंठा है। 2 दिन पहले पांडे जी का वीडियो सुन रहा था, बोले ये गैर आरक्षणवादियों को फॉर्मूला दे रहे थे कि ये इनके ताकत ये है जी, कि यूनिटी बहुत मजबूत है, तो दलितों और पिछड़ों की तोड़ने का फार्मूला बता रहे थे। समाज में ये प्रचार करो कि पिछड़ों का सारा यादव खा गए, का सारा हिस्सा तो मार खा गए, बाकी तो किसी को कुछ मिले नहीं। क्या होगा कि पिछड़ों और दलितों की यूनिट जाएगी, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे तो समाज में अभी आप लोगों के पास भी आया होगा, एक नैतिक पार्टी और एक रिटायर्ड जज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार बनकर कई बार चैनलों में बैठते हैं। उनकी एक ब्राह्मणों की मीटिंग में हुई, भाषण दे रहे थे, हमने अपने सोशल मीडिया से उसको शेयर किया, बल्कि व्यक्तिगत मैं जानता भी हूँ, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। कई बार हमारी उनकी आमने सामने, जब वो व्यक्तिगत बात करते तो बड़े भारी सोशलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन मन में क्या भरा है ये ऐसे दिखाई पड़ता है। तो देखिए, जब समाज में कहीं ना कहीं कुचक्र रचे जाते हैं तो उस कुचक्र का जवाब किसी न किसी तरीके से लोग देने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बात छोटी सी विधायकों की बैठक में कितनी बेचैनी पैदा कर दी। इसके पहले छत्रियों की मीटिंग, छत्रियों की सभाएं और बड़े बड़े प्रदर्शन तलवार लेकर के, तब कभी किसी के मन में दर्द नहीं हुआ, कब कोई विचारधारात्मक विरोध नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी कथनी और करने का कोई मेल नहीं है। ये कहते कुछ और है। यूपी बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका बयान भी सामने आया। पहले मैं आपको उसे सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। अरे इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। नितिन जी, सवाल यह है कि क्या ब्राह्मणों की बैठक इतना नागवार गुजरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कि इसे पार्टी के खिलाफ बता दिया गया? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको कहीं ना कहीं पार्टी चलानी है। प्रदेश के अंदर तो व्यवस्थाओं को कायम रखना पड़ेगा और इस तरीके से सभी जातियों की अगर बैठक शुरू हो जाएगी तो दिक्कत कहीं ना कहीं सामने आएगी। लेकिन उसके मूल में जाना पड़ेगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी की ये हैसियत हो सकती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर टिप्पणी करें? उन्होंने परशुराम जी को क्या कहा? सीधे सीधे उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम लकड़ी काटने वाले लोहार और लकड़हारे थे, वो फरसा और कुल्हाड़ी लिए जंगल में घूमा करते थे। लोहार है तो लकड़हारे हैं, ये तय करना है जी। एक सवाल और बयान आने के बाद, एक सवाल और ये बयान आने के बाद जी, शर्मा जी, ये बयान आने के बाद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत हुई कि एक टिप्पणी कर दे? अगर ये बयान किसी अदर समाज से आया होता तो आज पूरे देश में आग लग गई होती, पूरे देश का ब्राह्मण आग लगाने को तैयार होता। कहीं ट्रेनें फूक रहे होते, कहीं हवाई जहाजों में ब्लास्ट हो रहे होते, कहीं बसों में बम लगाए जा रहे होते। ये
तूफान होता, लेकिन चूंकि मोहन भागवत ने कहा किसी की हैसियत नहीं हुई, चूं कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं उन ब्राह्मण विधायकों के मन में आग चली, उन्होंने बैठक की और बैठक में इस तरीके की एजेंडा तय करने की बातें आई, तो अब पार्टी में अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। ये शर्मा जी खुली बात है और कोई ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो सबके साथ असली में है, और जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी भागीदारी हम लोग करते रहे जी। हैं और वो करेंगे। जी, और भी समाजवादी सवाल है कि पार्टी अगर देखा कभी- जाए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, केंद्र में मंत्री हैं और मौजूदा वो सांसद हैं महाराजगंज से, जो कि जस्ट गोरखपुर जिले के बगल में आता है। गोरखपुर में उनका आवास है, ऐसे में मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से है और प्रदेश अध्यक्ष भी गोरखपुर से है। ऐसे में बीजेपी क्या देख करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाई है? और अब जो ब्राह्मण का विवाद छिड़ा हुआ है और पंकज चौधरी तो गोरखपुर से आते हैं, ऐसे में सवाल है भी कि उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों की जो जातिगत समीकरण है देखा जाए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो लगभग 100 से 101 सीट पर ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही उम्दा भूमिका निभाते हैं चुनाव के दौरान और जीत हार का फैसला करते हैं, खासकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आसपास के जो जिला हैं। ऐसे में क्या पंकज चौधरी को 2027 चुनाव से पहले ये समझना जरूरी है? देखिए शर्मा जी, कई बार भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने करती है। जी। पंकज चौधरी का लाना, भारतीय जनता पार्टी के अपने एक सहयोगी संगठन को भी निपटाना, मुख्यमंत्री जी पर भी नकेल डालना, क्योंकि मुख्यमंत्री पावरफुल अपने को कहते हैं, पूर्वांचल के हैं, क्षत्रिय हैं, तो पूर्वांचल में एक तो पावरफुल व्यक्ति जो 7-8 बार का सांसद है, केंद्र में मंत्री है, तो केंद्र का मंत्री मुख्यमंत्री से प्रोटोकॉल में बड़ा होता है। जी। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन की ताकत रहेगी। साथ ही उनका एक सहयोगी संगठन है अपना दल, जो बीच बीच में उनको आग दिखाता है। जी। उसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल। उत्तर प्रदेश में कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के आशीष पटेल लगातार बगावती तेवर दिखाते रहे, जी। धरने पे बैठ जाते रहे और चैलेंज करते रहे मुख्यमंत्री को, किसी की हैसियत हो तो हमको बर्खास्त कर दे, हटा दे। जी। उधर अनुप्रिया पटेल भी आग दिखाती। तो पंकज चौधरी को ला करके एक तो अपना दल कि अनुप्रिया तो पटेल और क्या आशीष पटेल पर लगाम वोट लगाना, बैंक को साधने की कोशिश कुर्मी। की जा रही है और जी। अनुप्रिया पटेल को जी। साइड हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है भारतीय जनता जी। पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की जी। तरफ से। जी, भारतीय जनता पार्टी एक बताया ना, कई एक तीर से कई निशान है। तो इधर तो अनुप्रिया पटेल को साइडलाइन करना, जी। पूर्वी मतदाता को डायरेक्ट लुभाओ, अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्लान, और साथ ही मुख्यमंत्री पर अंकुश लगाने का भी। जो मुख्यमंत्री लगातार एक जी। प्रशासनिक व्यवस्था और जो पूरा जो क्षत्रिय महासभा और उनका जो दम्भ है, उस दम्भ पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। और ये डबल इंजन सबको पता है कि किस तरीके से लगातार टकरा रहे हैं। जी। केंद्र और राज्य के बीच की जिस तरीके की फ्रैक्शन है वो सबके सामने पब्लिक में है। तो ये उनका लेकिन अंदरूनी मामला, भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी विषय, उस पर समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। हर पार्टी के अंदर की अपनी रणनीति होती है, जैसे चाहे वैसे काम करें। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ ये चाहती है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, किसान परेशान रहा, उसको खाद नहीं मिली, नौजवान परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, छात्र परेशान है, उसके एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटियों में और यूनिवर्सिटी को मान्यता ही नहीं, 4-4 साल के कोर्स हो जाते हैं। अभी आपने लखनऊ में बगल में बाराबंकी जिले में देखा कि किस तरीके से विश्वविद्यालय के साथ क्या क्या हो रहा है छात्रों। तो आज समाज का हर वर्ग परेशान है। इससे निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्षरत है। 2027 में किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों का मसीहा बनकर के समाजवादी पार्टी आगे आएगी। और चाहे वो शिक्षक हो, पंकज चौधरी का एक और बयान सामने आया था जिसको लेकर के उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा था कि विपक्षी पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष किस कदर बनता है। आपसे बात करने से पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं, उसके बाद पूछता हूं कि क्या विपक्षी पार्टियों में जातिवाद को लेकर के आप लोगों की क्या राय है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि यहाँ तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता, सांसद होना अलग बात है। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है और सांसद होने के साथ साथ आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है
तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। पंकज चौधरी के इस बयान पर नितेंद्र जी आपकी क्या राय है? बिल्कुल सीधा सवाल है। श्यामलाल पाल क्या सैफे में पैदा हुए? हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा श्यामलाल पाल हैं जी। और बहुत ही साधारण परिवार से हैं। इलाहाबाद के बहुत ही मामूली पार्टी के कार्यकर्ता से होक लेते हुए और प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। क्या उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा या सैफई में पैदा होना पड़ेगा, यादों में? इससे पहले नरेश उत्तम पटेल जो आज सांसद हैं, कई बार एमएलसी रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, फतेहपुर की जहानाबाद क्षेत्र में जन्मे थे। सब कितना लंबा समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। तो ये बात तो निराधार इन्हीं के मुंह पर तमाचा हो गई, इनके मुंह में कालिक हो गई जी। भारतीय जनता पार्टी को तो रबर स्टैंप चाहिए होता है। वो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अभी जेपी नड्डा का चुनाव कैसे हुआ था, किसको पता नहीं क्या? लेकिन नितिन जी, आप लोगों से जो सवाल उठता है जातिवाद को लेकर के, खासकर एमओआई समीकरण को लेकर के, लेकिन अगर बात की जाए मुख्यमंत्री चेहरे की या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो सबको पता है कि अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अगर कभी सपा की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। तो इस पर भी शायद पंकज चौधरी वो कहना चाह रहे थे। नहीं, पंकज चौधरी कुछ नहीं कहना चाहते। पंकज चौधरी के बारे में कुछ कह दूंगा तो सबको बुरा लगता है जी। वो एक रबर स्टैंप है। ये हमारे यहाँ तो तय है कि अमुक व्यक्ति इसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इनके यहाँ तो वो व्यवस्था है कि गधे की नाक के आगे गाजर जैसे लटका दी जाती है। ये 10 लोगों का नाम लेंगे, कभी बताएंगे उमा भारती जी, कभी बताएंगे कलराज मिश्रा जी, कभी बताएंगे केशव मौर्य, कभी बताएंगे शर्मा, इतने नाम ऐसे ऐसे लटका देंगे। लेकिन जब बारी आएगी तो आरएसएस ऐसे से जेब से निकालेगा पर्ची, वैसे करके पकड़ा देता है कि ये हमारा जेब का रबर स्टैंप बनेगा। आप शर्मा जी देख लीजिए, राजस्थान में बगल में कितने बड़े नेता थे, कहां के नेता थे, रबर स्टैंप बन गए। मोहन यादव रबर स्टैंप है कि नहीं है? लेकिन ये भी तो बात है कि लेकिन ये भी बात है कि संगठन में ये नहीं पता चलता कि कौन कब क्या बन जाए। बीजेपी में तो है, लेकिन अन्य पार्टियों में है कि एक ही परिवार से जो चेहरा है वही आगे बढ़ेगा। मैंने अभी आपको जवाब दिया, परिवारवाद तो अन्य पार्टियों में ज्यादा हावी है नेतृत्व को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ज्यादा परिवारवाद है। यहाँ तो एक परिवार है जो पार्टी का फाउंडर है जी। एक व्यक्ति, नेताजी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन किया, बहुत सारे लोगों को, पिछड़े दलित आदिवासियों को लेकर के एक संगठन बनाया, नेताजी को लोगों ने नेता माना और उनके नेतृत्व पार्टी खड़ी हुई जी। बिहार में लालू जी की पार्टी उनके नेतृत्व खड़ी, उन्होंने खुद पार्टी का गठन किया, संस्थापक है। तो जो संस्थापक है उस पर लोग आस्था रखते हैं। वो नॉमिनेटेड होकर के कहीं से नहीं आए थे, उन्होंने संघर्ष करके पार्टी खड़ी की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जो पापा के बाद पापा और बेटे के बाद बेटा जी, ये जो कहानी है ये कहां से कई पीढ़ियों चली आ रही भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये चीज तो आप में भी है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अखिलेश यादव के हाथ में चला गया। तो आप ये बता सकते हैं कि अखिलेश यादव के बाद मुख्यमंत्री अगर समाजवादी की पार्टी आती है तो अखिलेश के बाद कौन चेहरा होगा? हम घोषित करके करते हैं। क्या किसी और जाति के लोग चेहरा बनेंगे? अरे भाई शर्मा जी सुन लीजिए, हमने घोषित किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अरे सुनिए भाई, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे ऑप्शन नहीं है? आदरणीय अखिलेश यादव जी से अभी एक पत्रकार ने पूछा था कि कोई आपसे मुख्यमंत्री कुर्सी मांग ले, बोले बिल्कुल योग्य होगा तो दे दूंगी जी। उसके लिए वो अच्छा इंसान तो हो जी, कोई ऐसा हो तो कि पार्टी को लेकर के पार्टी उस पर विश्वास कर रही हो। हमारे यहाँ पूरे खुले मैदान में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होता, पार्टी के सारे कार्यकर्ता डेलीगेट दोनों हाथ उठा करके बहुमत से समर्थन देते हैं कि आज से ये अधिकार मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया कि वो अपनी कार्यकारिणी का गठन करें। हमारा संसदीय बोर्ड होता है, अगर संसदीय बोर्ड तय कर देता है जिसका नाम वही पदाधिकारी, हमारे यहाँ विधायकों की बैठक होती है तो वो तय करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को किसने तय किया था प्रधान? नरेंद्र मोदी क्या भारतीय जनता पार्टी के आज तक कोई संसदीय बोर्ड की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई क्या? संसदीय दल की बैठक हुई क्या? नरेंद्र मोदी का नाम किसने तय किया था?
पहली बार भारतीय जनता राजनाथ पार्टी सिंह में तय हुआ था। राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष से 2014 में उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम आगे किया था, शायद आपको ये बात याद होगी। हमें याद है, इस बार की मैं पूछ रहा हूं, इस बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या संसदीय दल की बैठक हुई थी क्या, कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी चुने गए? सीधे स्वयंभू आए थे, सारे दलों को बुलाया, खुद ही प्रधानमंत्री की शपथ लेने चले गए। मैं पूछ रहा हूं, आज तक बैठक बुलाई है क्या? चुनाव तो उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया था, कि इन्हीं के चेहरे पे 2019 का अरे भी चुनाव चेहरे लड़ा पे गया था, लड़ना अलग बात 2024 का होती चुनाव है। भी लड़ा गया था। आप तो शर्मा जी पढ़े कार हो, इतना जी। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी है कि चुनाव लड़ा जाने के बाद भी एक संसदीय प्रक्रिया होती है कि आज सांसदों ने अपना नेता चुना, उसको समर्थन दिया, फिर वो राष्ट्रपति महोदय को अपना पत्र भेजेंगे। जी। इन्होंने तो लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को खत्म कर दिया और दूसरों पर, अरे शुभ बोले तो शुभ बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। जी। अरे भाई वो कौन होते हैं उन दूसरों पर उंगली उठाने वाले जो जी। खुद संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं? जी, एक सवाल और है कि जी, जी। अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, दोनों के बीच बहुत ही ट्विटर पर वार प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, वार पलटवार। तो क्या अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग ही दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है? देखिए, केशव मौर्य के बारे में सब जानते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत सकते, जी। केंद्र की कृपा पर वो उत्तर प्रदेश मंत्री है, जी। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कोई पोस्ट नहीं होता है। जी। कहने के लिए कह दिया जाता है। हमारी पार्टी की एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया। जी। आज अखिलेश यादव जी की उनसे कोई बराबरी नहीं हो सकती। उनको स्पेशली लगाया गया है कि आप, जैसे नहीं मार्किंग डाग होता है जी। सड़क का, वो कोई व्यक्ति हाथी जा रहा है तो उस पर बार बार अपनी गली के सामने गुजरे तो भौंक देना, भौंक देना। केशव मौर्य की मात्र इतनी हैसियत है, केशव मौर्य की क्या, केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके निर्दलीय लड़ करके वो सभासद का चुनाव जीत के दिखा दे। आदरणीय अखिलेश यादव अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी पार्टी के स्वयं नेता हैं, उनके चेहरे पर 43 सांसद जीत करके आते हैं। जी। केशव मौर्य स्वयं सांसद नहीं हो सकते हैं, जी। तो उनकी काहे की बराबरी करना है, कैसे तुलना कर रहे हो आप? जी। ये तो बहुत हल्की बात है, हमें नाराजगी होगी आपकी इस बात पर। चलिए ठीक है, और लेकिन भारतीय एक जनता और पार्टी- अभी हालिया में एक चैनल को इंटरव्यू दिए थे छोड़ करके। केशव प्रसाद मौर्य, तो उनसे पूछा जब गया कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच अखिलेश यादव की तरफ से बार बार प्रतिक्रिया सामने आती है, दोनों आपस में लड़ते हैं, तो उनका यही कहना था कि अखिलेश यादव हमारे बीच दरार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन 2027 विधानसभा का जो चुनाव है वो बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतकर हैट्रिक लगाएगी। तो 2027 विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या राय है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी? 2027 2024 को दोहराने जा रहा है। जी। जो 2024 की लोकसभा का परिणाम था, उससे बेहतर परिणाम 2027 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। हम 250 प्लस सीटों से जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले बार जो सीटें धोखे से हार गए थे, जी। इस बार वो सीटें भी जीतने जा रहे हैं कि लोगों में विश्वास जग गया है। जी। तो क्या ये जो ब्राह्मण विवाद यूपी में चल रहा है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो ब्राह्मणों की नाराजगी चल रही है, बैठक पर इतना बड़ा सियासी भूचाल मचा हुआ है, क्या 2027 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की भूमिका इस बार अहम होने वाली है, और क्या जिधर ब्राह्मण जाएंगे सत्ता उधर ही जाएगी? निश्चित रूप से ये हमेशा होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ये बातचीत करने में निपुण कौम है, या माहौल बनाने में निपुण कौम है। जी। तो अगर उनकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रही है, और वो हमेशा, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से बंधे रहे ब्राह्मण, कभी बसपा के नेतृत्व, कभी मिश्रा के नेतृत्व में वो बसपा के साथ रहे, कभी वो समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं, तो जो उनको सम्मान देने का काम करता है वो उसके साथ जाएंगे। और समाजवादी पार्टी से बड़ा सम्मान तो कोई दे ही नहीं सकता, जो सबको सम्मान देते हैं। जी। और समय होगा तो जैसे जिसकी हिस्सेदारी उसकी इसकी भागीदारी का हम लोग फार्मूला लेकर के चल ही रहे हैं। उसमें आप समाजवादी पार्टी को जो कहते हैं, समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलने वाली, जहां शोषण है, जहां उत्पीड़न है,
जहाँ अत्याचार है, जहाँ अन्याय है, उसके लिए संघर्ष करती आई है और करती रहेगी। और सबका साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बार बार कह रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जरा चेहरा मुख्यमंत्री का पहले से घोषित कर दे कौन। चलिए, यही मेरा फिलहाल सवाल ये होगा। तो पहला कि आप योगी कौन आदित्यनाथ पूछे के भारतीय चेहरे जनता पे पार्टी से, बीजेपी चुनाव अगला लड़ती चेहरा हुई कौन। नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से बार बार चीजें सामने आती है, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र जी। बता दें कि यूपी की धन्यवाद। राजनीति में ब्राह्मण की अहम भूमिका होती है। माना जाता है ब्राह्मण जिधर जाएंगे सत्ता उसी की होगी। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट बसपा को गया था और मायावती ने सरकार बनाई थी और अब ब्राह्मण भाजपा के वोटर हैं। मौजूदा समय में यूपी में कुल 55 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से 46 विधायक भाजपा के हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता करीब 8 से 10% माने जाते हैं। प्रदेश की 110 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है, जिनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख हैं। CSDS लोक नीति के अनुसार 2022 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 89% वोट बीजेपी को मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% और कांग्रेस को 1% समर्थन मिला। 2017 में भी भाजपा को 83% ब्राह्मण वोट मिले, जो इस वर्ग के मजबूत समर्थन को दर्शाता है। ऐसे में एक तरफ जाति असंतोष की आहट है, दूसरी तरफ हाईकमान की अनुशासन की डोज। साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी तरह की खेमेबाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या ये नाराजगी और चेतावनी ब्राह्मण विधायकों की चुप्पी तोड़ पाएगी या आने वाले दिनों में और ऐसे जमावड़े देखने को मिलेंगे। वक्त ही बताएगा कि क्या यूपी की सियासत में ये जाति समीकरण का खेल कहां जाकर रुकेगा। फिलहाल इतना साफ है, लखनऊ से दिल्ली तक सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।